हेलो फ्रेंड्स, राणा ऑनलाइन निजी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। और आज जो है हम समीक्षा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा कराया जाता है समीक्षा अधिकारी के लिए, रेवेन्यू अफसर के लिए, रिव्यू अफसर के लिए, उसमें जो है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो पूछे गए हैं मैथ्स और रीजनिंग, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि 2016 समीक्षा अधिकारी का जो पेपर रद्द हो गया है वो 13 सितंबर को उसका एग्ज़ाम डेट है। तो जो भी क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछे गए हैं पीटी मतलब प्री प्लस मेंस से लेकर के, ठीक है, उसमें जितने भी जो मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन बने हैं उसको मैं आज से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, ताकि 13 के एग्ज़ाम को लेकर के जितने भी आगे क्वेश्चन हैं अगर वो सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएँ तो उसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन जो है आसपास होते हुए जाते हैं, जिससे आपका कम से कम 90% या 80% क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का अवलोकन करेंगे और आज से हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ ये मात्र केवल समीक्षा अधिकारी में ही आए हुए हैं, अन्य क्वेश्चन मैं जो कराऊंगा वो समीक्षा अधिकारी से ही कराऊंगा। लेकिन अभी जो आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस सीसेट में जो क्वेश्चन आए हैं या उत्तर प्रदेश जो इससे पहले जो लोअर के एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता था, इस आयोग के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे को मैं सॉल्व कराऊंगा, ताकि ये समीक्षा अधिकारी के साथ साथ सीसेट के लिए भी, यानी यूपी पीसीएस का जब एग्ज़ाम होगा आपका अक्टूबर महीना में, तो उसमें जो सेकेंड पेपर सीसेट का होगा उसके लिए भी यह काफ़ी कारागार होगा, ठीक है। तो जो हिंदी के क्लास आप पढ़ रहे हैं, हिंदी भी और साथ में ये मैथ भी, ये दोनों आपके लिए काफ़ी कारागार होंगे, ये पीसीएस सीसेट के लिए भी और साथ में समीक्षा अधिकारी के लिए भी, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये चूँकि 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में। इसमें पहला क्वेश्चन ये है -1 के पावर 343 -1/343 के पावर -2/3, इसका जो है सरलतम रूप क्या होगा। ऑप्शन में ये है, आपका पहला ऑप्शन है ए है 49, दूसरा ऑप्शन है ये भी 49 है, तीसरा ऑप्शन है 1/49, चौथा ऑप्शन है 1/49, माइनस के 1/49। तो देखिए हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि माइनस की पावर 1/343 है। 343 को हमने देखा तो ये किसका क्यूब है। तो क्यूब हमने आपको बताया था कि मैथ की क्लास में ही कि क्यूब आपके सारे के सारे याद होने चाहिए, कम से कम कितने तक, 1 से लेकर 15 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। आपने जैसे ही देखा ये 343, अब देखने के बाद आप तुरंत समझ गए कि ये तो 7 का क्यूब है। मतलब अगर हम ये माइनस है, ये माइनस अपने जगह पे है, ये 1 अपने जगह पे है, और हम इस 343 की जगह पे हम 7 का क्यूब लिख दें, 7 का क्यूब, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 7 का क्यूब का मान 343 होता ही है। बाद में अगर हम अपने मन से अगर 1 की पावर भी क्यूब बढ़ा दें तो कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 की पावर चाहे जितना क्यूब घात लगाइए, चाहे क्यूब करिए, पावर बढ़ाइए, कोई मतलब नहीं है, वो 1 ही आएगा। तो ये 3 हो गए। लेकिन अगर हम इन दोनों क्यूब को अगर हम एक बार हटा दें और इनके पावर में पूरे के पावर में क्यूब लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम ये ब्रैकेट को खोलेंगे, जैसे इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ये क्या हो गया, 1 की पावर भी लग जाएगा और 7 की पावर भी लग जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस अपने जगह पे है ये ब्रैकेट में 1/7 की पावर क्यूब। अब हम ये बड़े वाले ब्रैकेट में यहाँ पे आपका -2/3 आपका लिखा हुआ है। अब आप सोचिए, आप घातांक करणी में आप जब पढ़े थे तो a की पावर m की पावर अगर 1/n होता है तो a की पावर m इंटू 1/n हो जाता है। मतलब यही है, या इसको m/n भी लिखते हैं, एक ही मतलब है। तो आप सोचिए कि अगर यहाँ पे m की जगह पे हमने लिखा है 3 और 1/n की जगह पे देखिए -2/3 है। अब हम इसी तरह से हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से मैं लिख रहा हूँ। देखिए अब इसमें क्या होगा, तो ये माइनस का 1/7 अपने जगह पे है। और इसके बाद क्या है कि हम इस 3 को ऊपर लेके चले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू माइनस का 2/3। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, माइनस का 2। तो देखिए माइनस सही है, तो इसका मतलब बचा माइनस अपने जगह पे है 1/7 की पावर -2। अब -2 का मतलब कि क्या है, हम इसको क्या है कि इन्वर्स में लेते जाएं, या तो हम 7 को ऊपर ले जाएं, 7 का जब जैसे ही 7 ऊपर जाएगा ये +2 हो जाएगा, जैसे ही 7 ऊपर जाएगा ये किस में हो जाएगा, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 7 को हम ऊपर ले गए, ये माइनस अपने जगह पे है, 7 ऊपर गया और ये +2 हो गया। इसको अगर हम अभी एक्सप्लेन करेंगे तो और ये बड़ा होगा, क्योंकि 1 की पावर -2 दिखाएंगे, 7 की पावर
-2 मैं दिखाऊंगा, -2 को ऊपर ले जाऊंगा तो वही 7 का स्क्वायर ही आएगा, मतलब एक ही है। तो -7 का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब -49। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -49। अब इसको आप चाहे तो देखते ही आप सॉल्व कर सकते थे, कुछ नहीं करना था इसमें, बस देखिए आप जैसे कि यहाँ 343 लिखा है, इसका मतलब आप समझिए कि ये 7 के पावर 3 है और 1 के पावर भी 3 है, मतलब 3 से 3 कट जाएगा। आप जान के 7 के पावर -2, 7 को ऊपर ले गए और सीधे हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी -49। देखते ही आंसर हो जाएगा। ये तो बस केवल मैं आपको समझाने के लिए मैं ये सब दिखाऊँ, तो देखते ही आप इसका आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। और मैथ से कहा ही जाता है कि जब आप सॉल्व करें तो इसमें से लगभग आपके 50% क्वेश्चन नहीं, 50 तो कम से कम 40% क्वेश्चन आपके ऑप्शन से टिक हो जानी चाहिए, तब तो मैथ समझिए कि बेहतर से बेहतर है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा इसमें से फ्रैक्शन अरे कौन सा इसमें से संख्या जो सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए लिखा है 4 के पावर 1/3। पहला क्या लिखा है, देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा है, पहला 4 के पावर 1/3, दूसरा लिखा है 6 के पावर 1/4, तीसरा लिखा है 15 की पावर 1/6 और चौथा लिखा है 245 के पावर क्या है 1/12। कहा इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या, कौन सी सबसे बड़ी होगी। तो देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चन दिख जाए जो इनकी पावर में है, जो इनकी पावर में है, हम पावर वाले संख्या को क्या करते हैं, उठा लेते हैं। हम क्या करेंगे, पावर वाले संख्या को उठा लेते हैं। ये मैं आप समझाने के लिए आपको अलग से मैं समझा दे रहा हूँ। पावर वाले संख्या को हमने उठाया, जैसे ही ऐसी क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए तो आप क्या किए, पावर वाला संख्या 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12, ये आपकी पावर वाली संख्या है। हमने इन सभी संख्याओं का क्या किया, एलसीएम ले लिया। इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाला तो देखिए 3, 4, 6, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 12 ही होगा। और 3 से हमने भाग दिया 12 में तो आएगा 3 चौका 12, ये आया 4 कामा, ये देखिए 4 थे 12 आया 3 कामा, 6 दूना के 12 यहाँ आया 2, 12 कम 12 यहाँ आया 1। इसका मतलब क्या हो गया कि हम 4 की पावर में हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 की पावर में जो वैल्यू यहाँ पे आएगी तो हम 4 की पावर में 4 यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 4 की पावर में क्या लिखेंगे, 4 के पावर में 4 यानी 4 के पावर 4 इंटू 6 के पावर में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि देखिए 6 के पावर 1/4 में 1/4 का वैल्यू क्या आया, 3 आया यहाँ पे, तो हमने लिख लिया 3। इसके बाद 1/6 वाले में देखिए तो मतलब 15 की पावर में हम लिखेंगे कितने, 2। इसके बाद हम 245 यानी 245 के पावर में क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1, चूँकि 1 लिखा नहीं जाता है, हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, 1 लिखा नहीं जाता मतलब ये 245 ही होगा। अब आप इसके बाद समझ गए, जैसे ही आपने देखा कि अब ये इस रूप में आ गए हैं तो मतलब 404 का वैल्यू क्या हो गया, 4 चौका 16 चौका 64, 64 चौका कितना 64 चौका कितना हो जाएगा 256, 64 चौका 256 यानी इसका वैल्यू हो गया 256। 6 की पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 216 और 15 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 और ये क्या लिखा है 245। अब कहा इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या को कौन सी दिखी 256, 256 सबसे बड़ी है। इसका मतलब कि 4 के पावर 1/3 वाला जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप चाहे होते तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से, जैसे ही आपने ऑप्शन में देखा कि 1/3, 1/4, 1/6, 1/12 लिखा है और आपने जो एलसीएम आता है उसी एलसीएम को हम ऊपर रख के भाग देते हैं। देखिए हमने इसी 1 की पावर जो यहाँ पे 1/3 था, इसी 1 की जगह पे हमने क्या रख दिया 12 जो एलसीएम आया था, इसी इसके पावर में क्या रख दिया हमने 12 अपने मन से, मन में रखिए। उसके बाद ये भी 12 और यहाँ भी कर दीजिए 12। जैसे आपने 12 किया मन में ही तो 3 चौका 12 मतलब यहाँ पे बन गया आपके 4, यहाँ पे आपके बन गए 3, यहाँ पे आपके बन गया क्या 2, यहाँ पे आपके क्या बन गए 1। तो सोचिए अब जैसे ही इसी में बन गए तो 4 चौके 16 चौके 64 चौका क्या हो जाएगा 256। तो 256 इसका मान आप तुरंत यही पेपर में ही क्वेश्चन पेपर में यही लिख दिए 256। इसका कर देंगे तो 216 पेपर में लिखिए, 15 का 225 और इसका क्या लिखेंगे 245 इसी में लिख दीजिए। इसके बाद देखिए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आपने बताया सबसे बड़ी संख्या 256 है, तो सबसे बड़ी संख्या 256 हो गया। ठीक है, यह एक बार 2001 में भी पूछा गया है और इसके साथ साथ ये जो है 2014 भी पूछा गया है। ये देखिए प्री और मेंस दोनों में पूछे गए क्वेश्चन है।
ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? ये आपका 28 है, ये आपका 28 है और ये आपका 33 है। अब आप सोचिए, अब कहा है कि 9/13, 7/17/26, 28/39 एंड 33/52 में जो है कि कौन सा जो है कि बड़ा फ्रैक्शन है ना? कौन सी इसमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी? तो इसमें हमने इसमें देखा, एक चीज़ में आप ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन ज्ञात करना हो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो पहला स्टेप ये है कि सब कुछ देखने से बेहतर है कि बस आप क्या कीजिए, डायरेक्ट इसमें से आप भाग दे दीजिए। अगर कुछ नहीं आ रहा हो तो डायरेक्ट आप इसमें भाग दे दीजिए। अगर उसमें से मैं कुछ रूल बताया हूँ इसके लिए, अगर वो रूल आपको अच्छे से पता हो तो फिर आप दूसरा भी व्यवस्था करिए, वो व्यवस्था और आसानी से आएगा। जब नहीं कुछ याद आ रहा है तो आप डायरेक्ट क्या करिए, 13 से 9 में भाग दीजिए, 26 से 17 में भाग दीजिए, 39 से 28 में भाग दीजिए और 52 से 33 में भाग दे दीजिए। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ध्यान में आ रहा हो तो फिर हम भाग क्यों देंगे? देखिए, जैसे यहाँ क्या आ गया, 9/13। हमने देखा कि जितने डिनोमिनेटर हैं यानी हर हैं, ये क्या है, ये सभी 13 के क्या है, मल्टीपल हैं। सभी 13 के क्या है, मल्टीपल हैं। ये जो 13 है, 9/13, ये 9/13 जो लिखा है यहाँ पे, ये ऐसे। दूसरा है 17/26, यानी इसको हम लिख दे 13 गुणा के 2। तीसरा स्टेप क्या लिखा है, 28 क्या लिखा है, 39, यानी 13 गुणे के 3। चौथा स्टेप लिखा है 33 क्या है, 13 गुणे के 4। देखिए ये है। अब अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब हमने देखा कि यहाँ पे 13, यहाँ पे गुणे एक कर लीजिए अपने मन से, हमने यहाँ पे जैसे ही देखा कि सब 13 के मल्टीपल हैं तो हम भाग नहीं देंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे, पहले आप इस मेथड को देख लीजिए। तो हमने देखा 1 से मैंने भाग दिया, 9 में 9/13 ही आ गया। हमने इस 13 को ऐसे ही सेफ रखा है। 2 से हमने 17 में भाग दे दिया तो कितना आ जाएंगे, 8.5 और 22 13 13 हो जाएंगे। 3 से हमने 28 से भाग दिया तो 3 9 3 9 27, 9.32 आएगा। अब 22 क्या है, 13। इसी तरह हम 4 से भाग देंगे इसमें 33 में, तो 4 8 के 32, 8.25 आएगा। अब 22 13। देखिए, सारे के जब डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो गए तो जिस भिन्न का, जिस फ्रैक्शन का क्या है, न्यूमरेटर अधिक होगा, बड़ा होगा, वह क्या होगी, फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। देखिए इन सब में सबके जो क्या है, हर क्या समान है। अब अंश देखिए कौन सबसे बड़ा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा अंश इसमें कौन दिखा आपको, ये अंश में दिखा 9.32। इसका मतलब 28/39, मतलब 28/39 वाली संख्या क्या है, सबसे बड़ी है। ठीक है, हमने जब जैसे इसमें देखा कि ये सभी 13 के मल्टीपल हैं तो हमने क्या किया, इन हर को इक्वल कर लिया। इक्वल कर लिया तुरंत। इक्वल करने के लिए हमने 13 गुणे 1, 13 गुणे 2, हमने 13 गुणे 2 कर दिया इसी 26 को, और 2 से हमने अंश भाग दे दिया। आसानी से भाग हमारा हो गया 8.5, है ना। इसी तरह 39 में 13 गुणे 3 किया। ऐसे ही आप पेपर में आया है, आप इसको अपने ही यही पेपर में ही यहीं पे कट कीजिए और तुरंत अपने मन से 3 से यहाँ भाग दीजिए, यहाँ 2 से दे दीजिए, यहाँ 1 से दिए हैं, यहाँ 4 से दे दीजिए, और तुरंत हर इक्वल हो गया। जो अंश बड़ा होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को जब आपने जैसे ही देखा कि लिखा है कि 1 ब्रैकेट में 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 1111 से 1/2 बराबर है, किसके बराबर है? तो जैसे बराबर का मतलब है कि जब ये क्या, ये मिक्स फ्रैक्शन में हो, ये क्या है, सब मिक्स फ्रैक्शन है। अगर जब सही बटा में आए तो मिक्स फ्रैक्शन है। तो हमने क्या किया, सबको जोड़ लिया। देखो ये जो 4 1 थे तो हमने लिख लिया यहाँ पे 4, ये 3 1 है तो हमने यहाँ लिखा 3, ये 2 थे तो हमने यहाँ लिखा 2, और ये 1 थे तो हमने यहाँ लिखा 1। अब देखिए इसमें बच गया क्या, हाफ यहाँ से, ये 1/2 यहाँ बचा, 1/2 यहाँ बचा, दोनों मिलकर हो गए 1, और 1/2 यहाँ पे, 1/2 दोनों मिलकर हो गए 1, 1 1 कितने हो गए 2। हमने +2 इसमें और जोड़ लिया, क्या हो गया 1236। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया 1236। जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं भी आए तो सबसे पहले जो सही बटा में लिखे गए हैं उनको अपने एक साथ जोड़ लीजिए, उनको एक साथ जोड़ लीजिए। जो सही बटा में आए हैं उनको एक साथ जोड़ लीजिए। तो आपने 1111 में 111 और 11 और 1 को जोड़ा तो हमने देखा यहाँ पे 4 1 था तो हमने यहाँ लिखा 4, 3 1 था तो हमने लिखा 3, 2 1 है तो हमने लिखा 2, और 1 था तो हमने लिखा 1।
ठीक है। उसको हमने यहाँ पे 1234 बना लिया, और ये हाफ और ये हाफ मिलके हो गए 1, ये हाफ और ये हाफ मिलके हो गए 1, 1 1 हो गए 2, 2 हमने जोड़ दिया, आ गया 1236, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या, किसी संख्या में से 4 घटा दें तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगा। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन दिए इनको आप ऑप्शन से करने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टाइप में अगर लगाने का प्रयास करेंगे तो आपका समय ज़्यादा लॉस होगा। अब इनको आप आसानी से ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे कहा, किसी संख्या में से 4 घटा दें तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम, हमने अगर मान लिया कोई संख्या x है, इसमें से हमने 4 घटा दिया, कोई संख्या हमने माना x है, इसमें से हमने 4 घटा दिया, तो कहा इस संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी 1/x, इस संख्या का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, हमने क्या कर दिया 1/x, है ना। व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो देखिए इस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, मतलब क्या गुणे 21 ये हो जाती है, तो कहा वह संख्या क्या होगा। तो देखिए, जब ये बातें जब कहा वह संख्या क्या होगा, तो हमने ऑप्शन से हमने देखा, इस ऑप्शन से अगर हम ऑप्शन ये उठाते हैं, अगर यहाँ पे हम एक हम x की जगह पे अगर हम वह संख्या अगर 10 हो, अगर हम 10 को ले लें, x की जगह पे 10 को ले लें, तो सोचिए यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, और 1/10 गुणे 21 करें तो क्या हो जाएगा 2.1, मतलब ये दोनों क्या होंगे, हमारे इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे बात को समझिए, पहले किसी संख्या में से 4 घटा दें, संख्या हमने माना x है, इसमें से हमने 4 को घटा दिया, ठीक है, हमने 4 को घटा दिया, तो कहा है कि वह उस घटा दे तो वह उस संख्या की, मतलब उस संख्या मतलब इसी संख्या के व्युत्क्रम, मतलब व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा 1/x से 21 गुना हो जाती है, तो उससे 21 गुना हो जाती है, तो कहा वह संख्या बताइए। अब आप चाहें तो एक बार इसको या तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कर दें x² - 4x = क्या 21। अब हम इसको इस तरफ ले लें, x² - 4x - 21 = 0, माइनस इक्वल टू 0, ये दोनों माइनस में है, तो देखिए यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो ये हो गया आपका क्या है, द्विघात समीकरण, इक्वेशन बन गए। हम इसमें क्या करेंगे, x² - 7x + 3x - 21 = 0 में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए दोनों को यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा आएगा x ब्रैकेट में x - 7, और यहाँ से हमने क्या लेंगे, हम +3 लेंगे ब्रैकेट में, तो x - 7 = 0। देखिए x - 7 एक ब्रैकेट में, x + 3 एक ब्रैकेट में, तो हमने यहाँ से ले लिया, ऊपर से हम क्वेश्चन उसको मिटा देते हैं, ऊपर नहीं यहीं पे लिख देते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, x - 7, ये पहले ब्रैकेट में क्या लिखिए हमने x - 7, और दूसरे में हमने लिखा x + 3 = 0। तो देखिए यहाँ से x - 7 = 0, तो x = क्या हो जाएंगे, x = 7, और दूसरा क्या है, x = क्या है -3। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, कि जो आपने कहा था कि वह संख्या कौन सी है, तो देखिए इस ऑप्शन में वो संख्या, क्योंकि संख्या माइनस में होगी नहीं, संख्या प्लस में होगी, तो देखिए x का वैल्यू 7 इस ऑप्शन में कहाँ पे आया है, x की वैल्यू 7 ऑप्शन डी में आया है, x की वैल्यू 7 इस ऑप्शन डी में आया है। तो देखिए अब हम यहाँ से, ये तो लगाने का लॉन्ग प्रोसेस था, आपने ऐसे लगा लिया, लेकिन अगर इसको लॉन्ग प्रोसेस न लगा के अगर इसको शॉर्ट प्रोसेस में लगाना हो तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको व्यवस्था ये करना है कि आप बस केवल इतना जान गए, क्वेश्चन में कहा है कि बस किसी संख्या में से 4 घटा दें, हमने ऑप्शन में से ले लिया, जान गए कि कोई संख्या ये ऑप्शन में दिया है, तो हमने क्या किया, जैसे हमारा डी ऑप्शन था तो हमने संख्या 7 को उठाया, बारी बारी से चेक करेंगे, संख्या 7 को उठाया, उसमें से हमने 4 घटा दिया, हमने 7 में से हमने 4 को घटा दिया, तो कहा तो जो आएगा, जो परिणाम आएगा 7 में से 4 घटाने पे जो परिणाम आएगा वह इस संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना होगा। तो सोचिए जब 7 में से 4 घटाया तो परिणाम हमारा 3 आया, इसका मतलब कि जो यह जो व्युत्क्रम होगा इस संख्या का व्युत्क्रम का 21 गुना होगा, तो इसका व्युत्क्रम का 21 गुना भी 3 आया, तो मतलब कि क्या हो गए, वह संख्या हमारा क्या होगी 7 होगी, कि उस संख्या में से हमने जैसे ही हमने 4 घटाया, जैसे ही हमने 4 घटाया तो उसी संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना हमें प्राप्त हो रहा था, तो हमने 4 घटाया 3 प्राप्त हो रहा था, इसका मतलब उस संख्या का व्युत्क्रम का 21 गुना करेंगे तो हमें 3 ही प्राप्त होने चाहिए, हमें 3 मिल गए, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो है आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन यह कहता है, ऑप्शन से हम लोग करेंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं बहुत लंबे प्रोसेस होने लगेंगे। यदि 2 संख्याओं का योग 10 है,
तथा उनके वर्ग का योगफल, योग 52 है, 52 है, तो दोनों संख्या कौन सी होंगी। अब देखिए आपको ऑप्शन में यह दोनों संख्याएं ही प्राप्त है। ऑप्शन में क्या, ये दोनों संख्याएं ही तो दी हुई हैं, तो दोनों संख्याएं दी हुई, कहा दो संख्याओं का योगफल 10 है। ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे 7 और 3 का योगफल भी 10 है, सी में भी 8 10 का योगफल 10 है, बी में 4 6 का भी योगफल 10 है, डी में 9 और 1 का योगफल भी 10 है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये कहता है कि दोनों संख्याओं का योगफल 10 हो। तो आपने देखा कि चारों ऑप्शन में जो अंक दिए हैं दोनों सबका योगफल 10 हो रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन कहता है कि उसके वर्ग का योगफल 52 होने चाहिए, उनके वर्ग का। तो देखिए वर्ग का योगफल अगर हम इसमें 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 9, और 7 का स्क्वायर करें 49। अब दोनों को जोड़ें तो देखिए क्या 52 हो रहे हैं। अगर 52 नहीं हो रहे हैं तो पहला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरे को चेक करते हैं, बी वाले को, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया 16 16, 6 का स्क्वायर हो गया 36, हमने 36 में हमने 16 जोड़ा, कितना आया 52। अगर 52 आ गए तो हमारे ये ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए, मतलब बी ऑप्शन हमारे क्या हो गए, सही हो गए। तो हम लोग क्वेश्चन इसी ऑप्शन से ही करेंगे, अलग से नहीं आएंगे करने, नहीं तो बड़े लंबे लंबे होंगे और बाद में आपको समय का जो है वहाँ पे समय ऑलरेडी आपको मेंटेन करना होता है, एक्यूरेसी मेंटेन करना होता है। तो आप यही समझ गए कि दो संख्याओं का योगफल 10 था, तो हमने ऑप्शन से उठाया, हमने देखा 4 और 6 का योगफल 10 है, कहा उनके वर्ग का योगफल, तो हमने 4 का वर्ग किया 16 है, 6 का वर्ग किया 36 है, दोनों को जोड़ दिया तो 52 आ गए। जब 52 आ गए तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अब हम सी डी को हम नहीं चेक करेंगे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप उसको लगाना चाहें तो आप लॉन्ग प्रोसेस भी लगा सकते हैं, चूँकि हम लगाना नहीं चाहते उसको। अब अगर आप कर रहे हैं तो उसको एक क्वेश्चन को हम लगा देते हैं। जैसे कहा दो संख्याओं का योगफल x + y = हो जाएगा 10, उनके वर्गों का योगफल यानी x² + y² = क्या 52। देखिए यह दिया हुआ है। अब कहा है कि तो इसमें संख्याएँ कौन सी होंगी। तो जब इसमें संख्याएँ अगर आप देखें संख्याएँ में अगर हम देखें तो हम क्या किए, हम ऊपर वाले का स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। तो देखिए x² + y² + 2xy = क्या हो जा रहे हैं 100। तो x² + y² बराबर 52 है, तो 52 + 2xy = 100। तो 2xy = क्या हो जाएगा, हम 52 को 100 में से घटाएंगे, क्या हो जाएगा 48, यानी xy = क्या हो जाएंगे 24, है ना। xy = क्या हो जाएंगे 24। जब xy का मान 24 हो गया तो आप खुद सोचिए, अब आप खुद समझ लीजिए कि जब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 24 है, तो अब यहीं से आप चाहें तो आप यहाँ से आप मान फिर रख सकते हैं। xy का मान आपको निकल गया, xy का मान निकल गया, और इसके बाद आपको x² + y² का मान निकल गया। अब आप उनको आपको संख्या बतानी है, तो आप सीधे सीधे जान गए कि यहाँ x इसका मतलब क्या है और y x का मतलब क्या है। x में यहाँ ऑप्शन में अगर x की वैल्यू हम 4 ले लें, y की वैल्यू हम क्या ले लें 6 ले लें, तो हमारे 4 गुणे हम 6 करेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे 24, यहाँ से मिल जा रहे हैं। अब आप चाहें तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि समय हम लोगों को बचाना है इसलिए हम लोग जो है लॉन्ग प्रोसेस की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 10 है, उनके वर्गों का अंतर 40 है। देखिए यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, दो संख्याओं का योगफल 10 है, हमने ऑप्शन में तुरंत आया और हमने देखा कि दो संख्याओं का योगफल तो बता रहा है 10 है, लेकिन ऑप्शन में एक ही संख्या की बात किया है और कहा है कि उनके वर्गों का अंतर 40 है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। इसका मतलब ऑप्शन में आपको बड़ी संख्या ही दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का योगफल 10 है, उनके वर्गों का अंतर 40 है, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब ऑप्शन में आपको बड़ी संख्या दिया हुआ है। अब आप सोचिए कि अगर दो संख्याओं का योगफल 10 है और इसमें से एक संख्या बड़ी संख्या कह रहा है 5 है, दूसरी संख्या 5 है, तो यहाँ पहले ऑप्शन के हिसाब से दोनों संख्याएं, एक 5 है दूसरी 5 होगी, तब ना दोनों का योगफल 10 होगा। तो पहला कंडीशन तो ऐसा ही फेल है, क्योंकि इसमें बड़ी कहाँ है, वो तो बराबर हो गई, तो पहला ऑप्शन तो फेल। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर एक संख्या इसमें से बड़ी संख्या 7 है तो छोटी संख्या 3 होगी। अब कहा इनके वर्गों का अंतर 40 होने चाहिए, तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग क्या होगा, 7 का हम वर्ग करेंगे तो आया कितना 49, और 3 का हमने वर्ग किया, छोटी संख्या 3 का वर्ग किया तो आया 9, और दोनों का अंतर किया तो आगे 40। इसका मतलब हमारे ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही हो गए, ठीक है। जब यहाँ पूछा क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसका मतलब ऑप्शन में आपको बड़ी संख्या ही दिया हुआ है, समझ रहे हैं। कहा दोनों संख्याओं का योगफल 10 है, जब बड़ी, अगर हमने मान लिया कि अगर जब क्वेश्चन में कहा 10 है तो बी ऑप्शन में कहा बड़ी संख्या 7 है, तो इसका मतलब छोटी संख्या 3 होगा। दूसरा कंडीशन कहता है तो उनके वर्गों का अंतर 40 होने चाहिए, तो आपने 7 का वर्ग किया 49 आया, और 3 का वर्ग किया 9 आया, दोनों का अंतर किए क्योंकि वो करा वर्गों का अंतर किए तो आगे 40।
इसका मतलब आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। जो भी क्वेश्चन सीक्वेंस है उसमें आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योगफल 1/2 है। अब देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग बता रहा है 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, तो ये संख्याएं कौन सी हैं? तो इसका मतलब हम ऑप्शन में आते हैं। हो सकता है आपको यहाँ न दिख रहा हो। ए ऑप्शन बता रहा है 1 और 8 है वो संख्या। बी ऑप्शन आपसे बता रहा है कि 2 तथा 7 हैं, ये 7 है भाई। सी ऑप्शन आपसे बता रहा है कि 3 तथा 6 और डी ऑप्शन आपसे बता रहा है कि 4 तथा 5। अब आपसे कहा है पहली कंडीशन कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 9 है। अब आप सोचिए कि अगर वर्गों का योगफल 9 है तो अब बताइए दो संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब ऑप्शन में कहा है कि तो ये संख्याएं, अब ये संख्याएं बताइए। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं स्टार्ट से हम। वो 1 का वर्ग किए कितना आ गया 1, 8 का वर्ग किए कितना आया 64। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। दो संख्याओं का योगफल 9 है भाई, वर्गों का नहीं है। दो संख्याओं का योगफल केवल 9 है, वर्गों का नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ से मिस्टेक हो गया है। दो संख्याओं का योगफल 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1 है। तो देखिए, दो संख्याओं का हमने क्या किया, हमने योग किया। जैसे हमने योग किया तो देखिए 8 1 9 इसमें भी आ रहे हैं, 7 2 9 इसमें भी आ रहे हैं और 6 3 9 इसमें भी आ जा रहे हैं, 5 4 9 इसमें भी आ जा रहे हैं। मतलब पहला कंडीशन ये कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 9 है तो 9 तो सब में आ गए। दूसरा कंडीशन कहता है उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 होने चाहिए। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। पहला कंडीशन में देखें तो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 का व्युत्क्रम 1/1, 8 का व्युत्क्रम 1/8। अब आप देखिए इनको जोड़ेंगे तो 8 1 8 1 9/8 मतलब 1/2 नहीं हुए। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, फिर पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए दूसरा चेक करते हैं। 1/2 उनका व्युत्क्रम 1/2 धन 1/7। अब देखिए इनका कहा है कि आपका 2 आने चाहिए। देखिए एलसीएम इनका हो जाएगा 14, तो ये भी 7 + 2 यानी 9/14। ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, बी ऑप्शन। सी लेते हैं 3 और 6। सी लेते हैं 3 और 6। जैसे हमने 3 और 6 लिया तो इनका आपका क्या आ गया 3 और 6 1/3 और 1/6। इनका एलसीएम आया 18। देखिए 3 6 18 और 6 3 18 है ना। कहा इनके व्युत्क्रम का योगफल, तो योगफल मतलब प्लस 6 3 के 9 9/18 यानी इसको काट देंगे तो आएगा 1/2 यानी इनका योगफल जो है वो 1/2 भी आ जा रहा है। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर आपके सी। इस क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। आप एक बात पे ध्यान दीजिए, कहा है 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब 100 को विभाजित करने के लिए प्राकृतिक संख्या देखा है तो 1, इसके बाद क्या है 2, फिर 3 नहीं विभाजित करेगा 4 होगा, फिर 5 विभाजित कर देगा 100 को, इसके बाद 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, उसके बाद 9 नहीं करेगा, 10 करेगा। 10 के बाद फिर जो है आपका 20 करेगा, इसके बाद 25 भी विभाजित कर देगा, इसके बाद फिर आपका कौन से विभाजित करेगा 50। अब किसी भी संख्या को विभाजित करने के लिए उसके संख्या के हाफ तक की संख्या मतलब आधा तक की संख्या विभाजित कर सकती है। 50 के आगे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 100 को विभाजित कर देगी। 50 के आगे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 100 को विभाजित कर दे। ठीक है, तो कहा है कि 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है जो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी जिसका यूज हम काउंटिंग ग्रुप में करते हैं, गिनने के लिए करते हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 1 से लेके हम गिनते गिनते इन्फिनाइट तक चले जाएं, हमारी क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए अब ये प्राकृतिक संख्याओं के बीच में से ये संख्याएं मिली हैं जो 100 को विभाजित करेंगे। तो अब हम इनको ऐड करेंगे। हम इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करके देखेंगे कि इनका क्या मान आ रहा है। तो आप इनको ऐड कर लीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए 50 25 75 20 95 10 105 5 110 4 114 114 2 116 101 117 मतलब क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। इनको आपने क्या किया कि 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से आपने लिखा कि कौन कौन सी संख्या है जो 100 को पूर्णतः विभाजित करेगी और उनको आपने जोड़ दिया, आ गया आपका 117। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन कहा है 10 और 50 के मध्य। क्वेश्चन उसको ध्यान से देखिए।
अगला क्वेश्चन कहा है कि 10 और 50 के मध्य 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस संख्या का वर्ग बताइए। तो उस संख्या का वर्ग बताइए। कहा 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या ऐसी है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या मतलब क्या? प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो एक 10 से हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 के आगे पहली अभाज्य संख्या हमारा 11 है ना। कहा है कि एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। मतलब हम इनके अंक को आपस में अगर हम बदल दें, दूसरी अभाज्य संख्या हमारा 13 है, तीसरी हमारी अभाज्य संख्या क्या है? 70 है। लेकिन ध्यान दीजिए वो कंडीशन कहा है कि उनके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए अगर हम इस 13 में हम अंक को आपस में बदलें तो 3 और 1 हम नीचे लिखते हैं। 3 और 1 ये 31 हो जाएगा, माने इफेक्ट पड़ गया, 13 से 31 हो गया। इसको बदले तो ये 71 बन गया। लेकिन अगर हम 11 को आपस में बदले तो 11 को 1 और 1 को जब इकाई और दहाई बदले तो 11 ही रह गया। तो उसमें कहा है यही कि ऐसी संख्याएँ 10 से 50 के बीच में पकड़िए और उन संख्याओं को उनके वर्गों का आपस में, ताकि 10 से 50 के मध्य ऐसी संख्या को आप लीजिए जो उनके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव न पड़े। तो उस संख्या का वर्ग बता दीजिए आप। उस संख्या का वर्ग बताइए। तो देखिए इसमें ऐसी संख्या कौन सी मिली आपको? पहले 10 से 50 के बीच में हम ऐसी संख्या पकड़ें जिनको आपस में बदलने पर कोई प्रभाव न पड़े। तो एक 11 मिला, दूसरा 22 मिला। इसको भी अगर हम आपस में बदल दें तो क्या है, हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक 33 भी मिला, एक 44 भी मिला। ठीक है, इनको भी आप बदलेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों वही मिलेंगे। लेकिन वो कंडीशन का है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखिए ये जो आपका 22 है, 33 है, ये 44 है, ये क्या है? आपके भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। जबकि 11 क्या है? ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो फिर क्या कहा? इनके वर्गों का इनका वर्ग क्या होगा? तो 11 का वर्ग क्या होगा? 121। आप डायरेक्ट यहाँ पे 121 आंसर निकाल देंगे। ये केवल बस लिखा हुआ है बड़े में, इसका कोई मतलब नहीं है। बस इसको आप केवल एक बार आराम समझ लीजिए। का 10 से 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों को आपस में जब बदलते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे ही 11 को आपने लिया भाज्य संख्या, 10 से आगे 11, इनके अंक को बदलते हैं तो ये 1 और 1 11, फिर बदल दिए इकाई दहाई में तो कोई इफेक्ट नहीं, 11 ही रह गया। तो इन्हीं के इसके वर्गों का, इसका जो वर्ग करेंगे वो क्या आएगा? 121। और आगे हम 22, 33, 44 भी संख्याएं हैं, लेकिन ये भाज्य संख्या है, इसलिए एक अभाज्य संख्या हमारा क्या है? ये बस केवल 11 है। अगला कहा है अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? अब परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, जो भिन्न के रूप में लिखा जाए, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाए, उससे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये कहा है अपरिमेय संख्या, मतलब ऐसी संख्या देखिए इस ऑप्शन में जो p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में न लिखा जा सके। पहला ऑप्शन आपको दिया है 9, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 1/9, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 0.9, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है 0.09। ये है आपका कड़ी में। तो आप सोचिए अगर p/q के रूप में लिखा गया, अगर भिन्न के रूप में लिख दिया गया, या p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में अगर आ गया तो वो क्या हो जाएंगे? तब तो ये परिमेय संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। अगर ये p/q के रूप में नहीं आया, p/q के रूप में क्या ये नहीं आया, p/q के रूप में नहीं बना, तो ये क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या होंगी, नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या। तो देखिए हम चेक करते हैं, चूंकि कोई भी संख्या हो वो सारे के सारे संख्या परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि इसके बाई 1 छिपा होता है। तो चूंकि p/q के रूप में ये है इसलिए परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे गलत होगा। ये 1/9 ये पहले से है, ये परिमेय संख्या, इसको वो कैंसिल हो गए। सी ऑप्शन बचा। करंडी में 0.9, करंडी में 0.9, इसका हम लोग जो है वर्गमूल निकालेंगे। पहले इससे पहले हम डी चेक करते हैं। देखिए डी क्या है? 0.09, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0.3 इसका वर्गमूल होगा 0.3। जब इसका वर्गमूल 0.3 हो गया तो 0.3 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या? 3/10। क्यों? क्योंकि 0.3 है, 0.3 में हम 10 का मल्टीप्लाई अंश में 10 का मल्टीप्लाई हर में हमने किया, तो 10 का गुणा होने पे ऊपर बच गए 3 और नीचे आपके हर बच गए। तो p/q के रूप में यह भी लिखा जा चुका है। जब लिखा गया तो इसका मतलब यह भी क्या? परिमेय संख्या है। बचा ऑप्शन नंबर सी, जिससे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए जो है यह क्या है? अपरिमेय संख्या है।
तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग जो है ऐसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके बाय।